सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम क्लास 9 का 7th चैप्टर ये हम स्टार्ट करते हैं आज। इसके हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 6 लेसन हम इसके पढ़ चुके हैं। पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था रेखाओं और कोणों के बारे में, अब उसी के आगे अब हम जो 7वां चैप्टर है अपना लेसन नंबर 7 है त्रिभुज। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है त्रिभुज या ट्रायंगल इसको लिखते हैं। तो नॉर्मली जैसे त्रिभुज के बारे में बहुत सारी जानकारी हम पहले पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासों में हमने बहुत सारे इसके गुणधर्मों का भी अध्ययन किया है। इसके पहले जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था अभी 6th चैप्टर, उसमें भी हमने इसकी प्रमेय भी पढ़ी है त्रिभुज की, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी एक इसी का नियम है। या एक हमने इसकी प्रमेय पढ़ी है बहिष्कोण प्रमेय, वो भी एक इसका गुणधर्म है कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण बनता है वो उसके अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट सबसे पहले हम त्रिभुज अगर हम देखें तो त्रिभुज वास्तव में होता क्या है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, हम पहले आपने लास्ट जो एक चैप्टर था आपने बहुभुज से रिलेटेड, तो हमने पढ़ा था कि बहुभुज एक भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज का ही प्रकार है। और यह भी हमने पढ़ा है कि सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज ही होता है। तो त्रिभुज का मतलब जैसे ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से बनी हुई होती है और बंद आकृति होती है। 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। फिर हमने इसके अलग अलग प्रकार पढ़े हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, कोणों के हिसाब से, या अगर हम भुजाओं के हिसाब से तुलना करते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। त्रिभुजों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कोणों के हिसाब से या भुजाओं के हिसाब से। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी हुई एक आकृति होती है, बंद आकृति, जो त्रिभुज कहलाता है। जैसे अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो ये त्रिभुजाकार आकृति होगी और इसको अगर हम नाम लिखें तो ये त्रिभुज हो जाएगा ABC, PQR, XYZ, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। तो ये एक त्रिभुज है। जैसे अब हम जैसे इस त्रिभुज की अलग अलग भागों की तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, तो अब हम समझ चुके हैं कि त्रिभुज ऐसा बहुभुज होता है जिसमें भुजाओं की संख्या होती है 3 भुजाएं होती है। मतलब 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति, इसलिए भुजाओं की संख्या 3 होती है। अगर हम इसके कोण लिखें, जैसे 3 भुजाएं, अब हम भुजाओं को लिखने का तरीका रहेगा जैसे AB या BA, ये भुजा होगी। दूसरी भुजा है BC भी लिख सकते हैं, CB भी लिख सकते हैं, और तीसरी भुजा होगी AC या CA। तो ये भुजा AB, BC, AC। ऐसे अगर हम कोणों की तुलना करते हैं तो कोण भी इसमें 3 होते हैं। 3 कोण, जैसे कि कोण A, दूसरा कोण B और तीसरा कोण है ये C। या इसको कैसे लिख सकते हैं, BAC CAB। जिस बिंदु पे या जिस शीर्ष पे कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं। तो कोण A, कोण B और कोण C, तो त्रिभुज है तो उसके कोणों की संख्या भी 3 होती है और शीर्ष भी इसके 3 ही होते हैं। शीर्षों की संख्या भी 3, A शीर्ष हो गया, B शीर्ष है और ये C शीर्ष। कोण का मतलब तो ये बीच का जो माप होता है, 2 भुजाओं के बीच का जो माप, हम इसको डिग्री में मापते हैं, ये कोण है। और शीर्ष जैसे ये जहाँ पे दोनों भुजाएं मिलती है वो शीर्ष होता है। तो शीर्षों की संख्या भी इसमें 3 ही होती है। तो 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती है और 3 ही कोण होते हैं। अब इस प्रश्नावली में जो हम त्रिभुजों की तुलना करने वाले सवाल करेंगे और त्रिभुजों की तुलना करके उनको हम सर्वांग सम सिद्ध करने के नियम, सवाल, उसके जो भी हमें इसमें पढ़ना है, सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे त्रिभुज तो हम समझ चुके हैं त्रिभुज होता क्या है। अब इसमें जो हमें पढ़ने
है वो है सर्वांग समता के नियम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर्वांग सम होता क्या है। सर्वांग समता या सर्वांग सम आकृतियां, जैसे हम कई प्रकार की आकृतियां देखते हैं, बनाते भी हैं, तो सर्वांग सम आकृतियों के नाम से ही हमें पता चल सकता है कि सर्वांग सम मतलब जिसके सभी अंग समान हो, बराबर हो, वो सर्वांग सम कहलाती है, या ऐसी आकृतियां जो सभी प्रकार से बराबर हो। अब सर्वांग सम आकृतियों की अगर हम तुलना करेंगे तो जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज की तुलना हम त्रिभुज से करेंगे, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज से करते हैं। तो अलग अलग आकृतियां सर्वांग सम हो सकती है, वृत्त सर्वांग सम हो सकते हैं, चतुर्भुज हो सकते हैं, त्रिभुज हो सकते हैं। तो सीधा सा अगर हम परिभाषा के रूप में लिखे सर्वांग सम आकृतियों का, तो इसके लिए कम से कम एक तो दो आकृतियां अपने पास होगी जिनकी हम तुलना करते हैं और उनको फिर हम बताते हैं कि ये सर्वांग सम है अथवा नहीं। तो सर्वांग सम आकृतियां ऐसी आकृतियों को कहेंगे जिन आकृतियों का आकार और माप दोनों बराबर हो। मतलब ऐसी आकृतियां जिनका आकार तथा माप समान हो, वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। आकार समान होने का मतलब जैसे वृत्त है तो वृत्त की तुलना वृत्त से करेंगे, त्रिभुज है तो त्रिभुज की तुलना त्रिभुज से करेंगे, तब जाके वो आकृतियां आकार में एक जैसी होगी। और माप समान होने का मतलब भी हम जैसे वृत्त की तुलना करें तो आकार तो दोनों वृत्त होने चाहिए, और माप समान होने का मतलब वो एक ही त्रिज्या के, मतलब समान त्रिज्या के वृत्त होंगे तो वो सर्वांग सम होंगे। ऐसे अगर हम त्रिभुजों की तुलना करेंगे तो जिसकी भुजाएं और कोण में आपस में बराबर होंगे तो वो सर्वांग सम होते हैं। तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम होती है जिनका आकार तथा माप बराबर हो, जिनका आकार और माप समान हो। कुछ आकृतियां ऐसी होती है जिनका केवल आकार समान होता है, माप समान नहीं होता है। तो जिन आकृतियों का केवल आकार समान होता है उनको हम समरूप आकृतियां कहते हैं। जो नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ोगे अगले साल 10th क्लास में, जब हम समरूपता के नियम पढ़ेंगे त्रिभुजों के, इसमें हमें सर्वांग समता के पढ़ेंगे। तो आकार समान होने वाली आकृतियां समरूप होती है और आकार और माप समान होने वाली आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। अब सर्वांग सम आकृतियां में दो सर्वांग सम आकृतियां अपने को दे रखी है, तो सर्वांग सम आकृतियों को दर्शाने के लिए एक चिन्ह लगाते हैं। एक तो ये जो निशान है ये है आकार बराबर होने का चिन्ह, मतलब समरूपता का चिन्ह है, और माप समान होने का चिन्ह होता है ये। तो जो आकृतियां सर्वांग सम है उसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो दो आकृतियां समान है तो दोनों के बीच में हम ये चिन्ह लगा देते हैं, इससे वो सर्वांग सम आकृतियां होती है। अब जैसे अपने को इस चैप्टर में त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम होते हैं कि जब अपने को दो त्रिभुज दे रखे हैं तो वो सर्वांग सम है अथवा नहीं, ये हमें पता लगाना होता है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के कुछ नियम हैं, उनको हम समझते हैं। इस त्रिभुजों की सर्वांग समता है। त्रिभुजों की सर्वांग समता, अब जब हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें अपने को कम से कम दो त्रिभुज होने चाहिए, तभी हम उनकी तुलना करके उनके सर्वांग समता के नियमों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जैसे दो त्रिभुज हम अपने हिसाब से भी इसमें बना देते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज तो है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। अगर आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं और इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो सबसे पहले तो अभी हमने देखा था कि एक त्रिभुजाकार जो आकृति होती है उसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष तो एक बिंदु होता है, तो बिंदु का कोई माप नहीं होता है। तो ऐसे भाग जिनको हम माप सकते हैं वो त्रिभुज में 6 होते हैं। तीन तो कोण और तीन भुजाएं जिनको हम माप सकते हैं, जिनकी हम लंबाई अथवा कोणों के माप को हम डिग्री में मापते हैं। तो तीन भुजाओं को और तीन कोणों को इसमें मापा जा सकता है।
तो कुल 6 भाग ऐसे हैं त्रिभुज के जिनको हम माप सकते हैं, कोण को भी माप सकते हैं और भुजाओं को भी माप सकते हैं। तो 6 मापे जा सकने वाले इसमें भाग होते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि सर्वांग सम आकृतियां वो होती हैं जिनका आकार भी समान होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी और तीनों कोण भी बराबर होंगे, तब जाके ये सर्वांग सम होंगे। परंतु जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं तो इन 6 में से 3 भाग अगर हम बराबर सिद्ध कर देते हैं, केवल 6 भाग होते हैं टोटल, जिसमें से 3 भाग अगर इनके बराबर सिद्ध कर देते हैं कि इसके 3 भाग और इसके 3 भाग अगर बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। परंतु उन 3 भाग को बराबर करने का भी एक नियम है कि 3 में से कम एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तीनों कोण बराबर अगर हो जाते हैं तो वो सर्वांग सम नहीं होगा। तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं परंतु तीनों कोण बराबर होने वाली आकृतियों को हम सर्वांग सम नहीं कह सकते। तो इसलिए जब हम 6 भाग में से 3 भाग बराबर सिद्ध करेंगे तो कम से कम एक भुजा का बराबर होना जरूरी है। अब जैसे कि मान लीजिए हम इनकी तुलना करेंगे और एक भुजा अगर हम इनकी बराबर लेते हैं तो जब हम एक भुजा लेंगे तो फिर शेष भाग आपको 2 कोण लेने पड़ेंगे। तो एक भुजा लेते हैं तो कोणों की संख्या होगी 2 भुजाएं लेंगे तो एक कोण बराबर होना चाहिए। और अगर तीनों भुजाएं ले लेते हैं तो फिर हम उसको कोण की जरूरत हमें इसमें नहीं होती है। तो इसलिए हम भुजाओं को तो लिखेंगे S और कोण के लिए लिखेंगे A दर्शाने के लिए। जब हम सर्वांग समता के नियम लिखेंगे तो फिर कोण के लिए A लिखेंगे, भुजाओं के लिए S लिखेंगे। तो इसका जो सबसे पहला नियम है वो हम ले लेते हैं भुजा और तीसरी भी हम भुजा ही ले लेते हैं या S और S। मतलब अगर हमें वो 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो 3 भाग बराबर आने चाहिए। और अगर 3 भाग बराबर होते हैं तो वो सर्वांग सम हो सकता है और 3 भाग में कम से कम एक भुजा बराबर होना जरूरी है। तो पहला नियम हमने लिखा भुजा मतलब तीनों ही भुजा लेंगे हमने, तो S। अब फर्स्ट नियम के हिसाब से अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि अगर 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं या 2 त्रिभुज अगर सर्वांग सम दिए हुए हैं तो उसके लिए उनकी संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना चाहते हैं भुजा के नियम से, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम होंगे यदि इनकी संगत भुजाएं बराबर हो। दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर बराबर होनी चाहिए। अब एक संगत भुजाएं भी इसमें एक शब्द आया, जैसे हम त्रिभुज लिखते हैं ABC और दूसरा त्रिभुज हम लिखेंगे इधर से जैसे PQR। तो संगत भुजाओं का मतलब होता है कि जिस क्रम से त्रिभुज की इधर वाली भुजा लेंगे उसी क्रम से अपने को भुजा लेनी है। जैसे अगर त्रिभुज हम ABC की इधर वाली भुजा हम AB लिखेंगे तो इसकी संगत भुजा में PQ लिखनी पड़ेगी। मतलब AB जो भुजा है वो बराबर आनी चाहिए PQ के। हम AB को QR के बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि AB की संगत भुजा QR नहीं दे रही। संगत का मतलब उसी क्रम से जो भुजा आएगी उसको हम संगत भुजा मानेंगे। तो AB है तो उसकी संगत भुजा PQ, तो AB बराबर होगी PQ के। फिर BC अगर हम भुजा लेते हैं इधर से तो BC जिस क्रम से भुजा आ रही है उसी क्रम से उधर वाली भुजा QR है तो BC बराबर होनी चाहिए QR के। और तीसरी भुजा अगर लिखेंगे जैसे कि AC, तो AC भुजा जिस क्रम से वही वापस इधर PR होगी। तो इसलिए संगत का मतलब होता है उसी नंबर पर उसी क्रम पर जो भाग लिखा हुआ है उसी क्रम से जो मान आता है उसको हम संगत भुजा, संगत कोण के लिए भी यही नियम लगाएंगे। तो इसलिए संगत का मतलब उसी क्रम से आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC अगर हम इधर इसको PQR के लिए QRP लिख देते हैं तो फिर अब हमें AB के बराबर भुजा QR दर्शानी पड़ेगी। अगर AB QR के बराबर होगा तभी ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इसलिए उसी क्रम से जब हम भुजाओं को अथवा कोणों को लेंगे तो वो संगत भाग कहलाता है। तो पहला नियम है त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने का भुजा मतलब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं यदि उनकी संगत भुजाओं के तीनों युग्म परस्पर बराबर हो। तो ये पहला नियम है।
जिसमें हम तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करके सर्वांग सम सत्यापित कर सकते हैं। दूसरा नियम है इसका भुजा कोण भुजा, SAS। इस नियम के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें दो तो भुजाएं हैं और एक कोण है, मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं को और एक कोण को बराबर सिद्ध करने से भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। परंतु जैसे कि यहाँ हमने लिखा भुजा कोण भुजा लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर सिद्ध करते हैं तो कोण भी उन ही भुजाओं के बीच में बनने वाला लेना होगा। भुजा कोण भुजा का मतलब जैसे हमने भुजा AB इधर से PQ ली, इधर से अगर हम BC भुजा लेते हैं और ये QR लेते हैं तो फिर हम कोण भी दोनों भुजाओं के बीच का ही लेंगे, इसलिए कोण B और कोण Q बराबर होगा तो ही ये सर्वांग सम होगा। अगर हम भुजाएं AB और BC ले लेते हैं और कोण A और C में से कोई कोण लेंगे तो वो फिर सर्वांग सम नहीं होगा, क्योंकि भुजा कोण भुजा का मतलब दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण ही बराबर होने चाहिए, तो ही वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ऐसा हमने यूं नहीं लिखा भुजा भुजा कोण या कोण भुजा भुजा, ऐसा नहीं होगा। भुजा कोण भुजा का मतलब दो भुजाएं अगर किसी त्रिभुज की दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के संगत भुजाओं के बराबर है तो फिर कोण भी उनके बीच का ही बराबर होगा। तो सेकंड नियम है कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, कोण भुजा कोण भुजा के नियम से। फिर इसका तीसरा नियम है कोण भुजा कोण, ASA। ये जो है ये भुजा कोण भुजा और वो है कोण भुजा कोण। तो जैसे कि अपने को नाम से पता लग रहा है कि इसमें दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मैंने लिखा कोण भुजा कोण, इसमें भी जैसे अगर हम क्रम से देखें तो एक त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा, जैसे BC भुजा ली हमने तो इधर से जैसे हम QR लेंगे तो कोण भी इसी भुजा के हम लेंगे, जैसे मान लीजिए कोण B है तो इधर Q लेंगे, इसका कोण अगर हम C ले रहे तो इधर कोण R लेंगे। तो किसी भी त्रिभुज की कोई एक भुजा और उस पर बनने वाले दोनों कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और उस पर बनने वाले दोनों कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। परंतु जैसे कि हमने अभी लिखा भुजा कोण भुजा में बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए, इसके हिसाब से दो कोणों के बीच की भुजा ही बराबर होनी चाहिए। परंतु जैसे अगर हम कोई सी इस त्रिभुज की तुलना करते हैं तो AB भुजा तो ले लेते हैं PQ के बराबर और कोण B को Q और C को R के बराबर लिखेंगे तो भी वो सर्वांग सम हो सकते हैं। और इसका कारण ये होगा कि जब किसी त्रिभुज के कोई से भी दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण वैसे ही बराबर आ जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने भुजा ले ली AB बराबर PQ और कोण हमें बराबर दे रखा है, B तो बराबर दे रखा है QK और C बराबर दे रखा है R के, तो कोण भुजा कोण के नियम के हिसाब से दोनों कोणों के बीच की भुजा बराबर आनी चाहिए। तो इसके लिए हम अगर चाहे तो तीसरे कोण A को और P को बराबर सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि B बराबर है Q और C बराबर है R। तो अगर दो कोणों के युग्म बराबर है तो तीसरा जो बचा हुआ कोण है वो आपस में वैसे बराबर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का नियम लगा के तीसरे कोण को हम बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए कोण भुजा कोण का जो नियम है तो इसको हम थोड़ा चेंज करके यूं कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो और कोई से भी दो संगत कोण बराबर हो तो भी वो सर्वांग सम हो सकता है। तो इसको हम कोण भुजा कोण का जो नियम है इसका एक ऑप्शन हम यूं ले सकते हैं, कोण कोण भुजा भी इसको हम लिख सकते हैं AAS। ये इसी से बना हुआ नियम है और ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक उसका बराबर हो जाएगा, इसलिए हम इसको ASA का नियम अथवा AAS का नियम भी कह सकते हैं। क्योंकि जब किसी भी त्रिभुज की
दो भुजाएं, दो कोण बराबर होंगे तो भुजा कोई सी भी हम ले सकते हैं। तो संगत कोण और संगत भुजाओं की इसमें हम तुलना करेंगे। तो एक पहला नियम हमने लिखा, तीनों भुजाएं बराबर होगी एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के, तो सर्वांश होगा एस के नियम से। जब दूसरा नियम हम ले रहे हैं इसमें कि जब दो भुजाएं बराबर होगी तो कोण उनके बीच का ही बराबर होगा, तो वो त्रिभुज सर्वांश होंगे। कोण भुजा, कोण का मतलब दो कोण तथा उनके बीच की भुजा बराबर होगी तो दो त्रिभुज सर्वांश होंगे। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि भुजा कोई सी भी हो और कोई से भी दो संगत कोणों के बीच में बराबर होंगे तो भी वो सर्वांश हो सकते हैं। तो ये तीन है त्रिभुजों के सर्वांश समता के नियम। और एक चौथा नियम और है जो केवल समकोण त्रिभुज में ही काम में आएगा। तो समकोण त्रिभुजों में हम तुलना करेंगे तो समकोण त्रिभुजों के लिए जो नियम लगता है वो है समकोण कर्ण भुजा, और इसको हम कह सकते हैं RHS। तो दो समकोण त्रिभुज अगर हम सर्वांशम सिद्ध करते हैं तो समकोण त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करने के लिए समकोण तो वैसे ही बराबर होते हैं, एक उसमें कर्ण का बराबर होना जरूरी है। समकोण त्रिभुज में समकोण 90 डिग्री का होगा तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे कि दो समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो वैसे 90 डिग्री का अपने आप बराबर हो गया। फिर उसका हमें कर्ण जरूर बराबर सिद्ध करना होगा, समकोण कर्ण और फिर बची हुई कोई सी भी भुजा, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है और दूसरा समकोण त्रिभुज है, ये इसके बराबर नहीं और कर्ण को हमें उसको बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। तो फिर हम कोई सी भी भुजा ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये भुजा ली तो इसकी संगत भुजा ये बराबर होगी, अथवा ये भुजा लेते हैं तो इसकी संगत भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो जब दो समकोण त्रिभुज हमें दिए हुए हैं तो उनको सर्वांशम सिद्ध करने के लिए कर्ण और किसी एक भुजा को हम बराबर सिद्ध करते हैं तो वो दोनों त्रिभुज भी सर्वांशम होते हैं। तो ये त्रिभुजों की सर्वांशमता के नियम है, जैसे हमने इसमें देखा है 3 नियम त्रिभुजों के लिए और चौथा नियम जो है वो समकोण त्रिभुज में ही काम में लेते हैं।